अच्छा, हमने फर्स्ट नॉन ओमिक कंडक्टर डिस्कस किया था, फिलामेंट। और फिलामेंट का बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म था कि जितनी आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाओगे उतनी जो है वो रेजिस्टेंस भी उसके साथ साथ इंक्रीज होती जाएगी। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी उसकी हमने ड्रॉ कर ली थी। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, बेसिकली वो भी नॉन ओमिक मटेरियल है, लेकिन उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो डिफरेंट होगी, क्योंकि आपने सबको याद भी रखना है। ये फाइनल एग्जाम में तो या तो डायग्राम से आप आइडेंटिफाई करोगे या बाय नेम आप आइडेंटिफाई करोगे, तो इसलिए आपको उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर याद होने चाहिए। नंबर 2 है थर्मिस्टर। अच्छा, थर्मिस्टर की वर्किंग बहुत सिंपल है। आपको फिलामेंट याद रखना इजी रहता है, क्योंकि फिलामेंट हम याद रखते हैं बेसिकली ऑरेंज बल्ब के कॉन्सेप्ट से, कि जिस तरह ऑरेंज बल्ब पहले हुआ करते थे तो उसमें टेम्परेचर बहुत हाई होता था, तो टेम्परेचर हाई का मतलब है रेजिस्टेंस हाई। तो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते थे। अब थर्मिस्टर का जो काम है, बेसिकली ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अब दोनों टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन हो सकती है कि कौन डायरेक्टली था या किसका रिलेशन किस तरह से था। तो आप बस फिलामेंट को माइंड में रखना कि फिलामेंट में दोनों डायरेक्टली थे, ये उसकी इन्वर्स थी है। ठीक है, क्योंकि थर्मिस्टर एक न्यू टर्म है। और ऑरेंज लैम्प या फिलामेंट लैम्प, जो एडिसन बल्ब, आप उसके माइंड से भी इसको याद रख सकते हो। तो वो याद रखना इजी है। तो बेसिकली थर्मिस्टर भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और ये भी एक रेजिस्टर की ही कैटेगरी है। और जिसमें डिफरेंस है वो ये डिफरेंस है, दैट रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और जो लास्ट हमने डिस्कस किया था फिलामेंट, उसमें डायरेक्टली था टेम्परेचर और रेजिस्टेंस। यहाँ पर दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो बस ये डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। क्योंकि दोनों का फैक्टर सेम है, तो इसलिए कभी कभार कंफ्यूजन हो सकती है, तो आपने फिलामेंट के रेफरेंसेस से याद रखना है, इजी रहेगा। अच्छा, अब इसमें दो तरह की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस हो सकती हैं, या आप ऐसे कह लो कि वो आपसे दो तरह से पूछ सकते हैं। एक तो बेसिक है, मतलब अगर टेम्परेचर रेजिस्टेंस की बात की जाए तो वो तो आप बहुत इजीली ड्रॉ कर लोगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो थोड़ी सी वेरिएशन के साथ एक कर्व लाइन बनेगी जो कि इनवर्स रिलेशन में हो। फॉर एग्जांपल, अगर वाई एक्सिस पर रेजिस्टेंस है, एक्स एक्सिस पर टाइम है, तो आप एक कर्व लाइन बना सकते हो लाइक दिस। ठीक है, इससे आपको क्या शो हो रहा है कि आप जैसे जैसे टेम्परेचर के स्केल पे बढ़ रहे हो आगे, रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है, ग्राफ इस तरह से आ रहा है नीचे की तरफ, तो आप अगर इस पॉइंट को देखो, तो इस पॉइंट पर आप देखो रेजिस्टेंस कितनी हाई है और टेम्परेचर अभी बहुत कम है। आप T1 और R1 को कंपेयर अगर करते हो, तो दोनों में आपके पास डिफरेंट है वैल्यूज। और अगर आप थोड़ा सा आगे चल के कंपेयर करते हो, तो अब आप टेम्परेचर में बहुत हाई हो चुके हो, लेकिन रेजिस्टेंस में हम अब काफी नीचे आ गए। तो इससे आपको इनवर्स रिलेशन बड़े आराम से पता चल रहा है, ठीक है। तो ये ग्रेजुअली डिक्रीज की तरफ जा रहा है। अच्छा, ये तो हो गई जर्नल रिप्रेजेंटेशन, जो कि इनवर्स रिलेशन से ड्रॉ करना बहुत इजी है। अब जो दूसरा कॉन्सेप्ट है ना, वो इम्पोर्टेंट है, मतलब वो तो आपसे पूछेंगे करंट और वोल्टेज के बारे में। तो मेजॉरिटी टाइम्स जो है वो आपसे
करंट और वोल्टेज के बारे में पूछते हैं। अच्छा, जिसने थोड़ी देर से ज्वाइन किया है, तो अभी हमारा ये फर्स्ट टॉपिक ही है आज के लिए जो हमने स्टार्ट किया है। नॉन ओमिक मटेरियल जो लास्ट हमने छोड़ा था फिलामेंट पे, ये इसके आगे से ही है। ठीक है। तो अभी हमने कुछ इतनी ज्यादा डिटेल डिस्कस नहीं की, बस इतनी डिस्कस की कि थर्मिस्टर भी एक नॉन ओमिक मटेरियल है जिसमें रेजिस्टेंस और टेम्परेचर दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। और अगर हम इसकी करंट और वोल्टेज ग्राफ को देखें, और लेट्स सपोज यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको इस तरह से मिलती है। ठीक है। सो बेसिकली हो क्या रहा है कि करंट जो है वो लास्ट में जाके काफी पीक की तरफ चला गया। पहले वो इतना मतलब इंक्रीजिंग के साथ नहीं मूव कर रहा था, या बहुत हाई फैक्टर के साथ इंक्रीज नहीं कर रहा था, लेकिन लास्ट में करंट जो है वो काफी तेजी से इंक्रीज होना शुरू हो गया। ठीक है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस फॉल कर रही होगी। ठीक है, क्योंकि करंट तभी बढ़ता है जब रेजिस्टेंस जो है वो कम होती है। तो यहाँ पर बेसिकली आपको ये कॉन्सेप्ट मिल रहा है कि टेम्परेचर, क्योंकि आप देखो फर्स्ट ग्राफ में हमने ये शो किया है, ये फर्स्ट ग्राफ है कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। तो टेम्परेचर इंक्रीज होने पर जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है। तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होने का मतलब ये हुआ कि करंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। सो व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। और रेजिस्टेंस और करंट दोनों एक दूसरे के इनवर्स काम करते हैं। तो फाइनली आपको जो करंट है वो इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है सेकंड ग्राफ में। और आपने क्वेश्चन भेजा है, इज दैट इन द सेकंड बिकॉज रेजिस्टेंस वोल्टेज आर डायरेक्टली, सो रेजिस्टेंस डिक्रीज वोल्टेज डिक्रीज। यस। आप ऐसे भी कह सकते हो कि रेजिस्टेंस और वोल्टेज का भी लिंक साथ साथ चलता है। और इजी मेथड यही रहेगा कि आप इसे ऐसे याद रख लो कि रेजिस्टेंस इंक्रीज, सॉरी, रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रही थी, तो डेफिनेटली करंट इंक्रीज होगा। ठीक है। तो बहुत सिंपल सा रिलेशन है, इसमें याद रखने के लिए कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन या कोई कंफ्यूजन है इस मटेरियल में तो आप पूछ लो, वरना फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम नेक्स्ट मटेरियल चेक कर लेते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और याद रखनी है आपने, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, फर्स्ट ग्राफ में बेसिकली ये रिप्रेजेंट किया हमने कि अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट देखते हो, लेट्स सपोज दिस, यहाँ पर रेजिस्टेंस हाई है। ठीक है। मतलब ये ग्राफ बहुत हाई पॉइंट से स्टार्ट हुआ है रेजिस्टेंस के, और वहां पे टेम्परेचर की वैल्यू आप देखो अभी लो है। ठीक है। मतलब बहुत इनिशियल स्टेज पर है अभी। जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, रेजिस्टेंस जो है वो कम होती जा रही है, क्योंकि ग्राफ नीचे की तरफ आता जा रहा है। ठीक है। डिक्रीजिंग कर्व बन रहा है। और जब आप इस वैल्यू को देख रहे हो, तो यहाँ पे अब टेम्परेचर काफी आगे आ चुका है, काफी हाई हो चुका है, लेकिन रेजिस्टेंस बहुत नीचे आ चुकी है। तो ये बेसिकली दोनों की इनवर्स रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। क्योंकि ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फिलामेंट में डायरेक्टली थे, यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। और अगर आपसे वो बोले कि सर्किट डायग्राम में आपने थर्मिस्टर बनाकर दिखाना है, और वो पूछते हैं अक्सर, कंपोनेंट मिस होता है, और वो कहते हैं आप थर्मिस्टर बनाकर दिखाओ, क्योंकि ये रेजिस्टर है। ठीक है। रेजिस्टर के बारे में आपको पता है कि वो रेक्टेंगल बनाते हैं हम।
आपने क्वेश्चन में देखा भी था लास्ट टाइम जब हम कर रहे थे। ये रजिस्टर आ गया सिंपल, और इसमें आपने इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करनी है, और ये सिंबल आपके पास थर्मिस्टर का होगा। ठीक है। तो अगर कहीं डायग्राम में बना हुआ हो और उन्होंने मेंशन नहीं किया हो नाम, इसका मतलब है आपको खुद आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि ये कौन सा मटेरियल या कौन सा कंपोनेंट गिवन है। और लेट्स सपोज अगर वो आपसे कहते हैं कि आप बनाकर दिखाओ, तो फिर तो आपको आना ही चाहिए, क्योंकि आपने ड्रॉ करना, उसके मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। फिलामेंट के लिए तो कोई इतना मुश्किल नहीं था, वो तो लैंप होता है। लैंप के लिए आप सर्कल बनाकर उसमें एक क्रॉस बना दोगे, तो ये इसका सर्किट सिंबल हो जाएगा। तो ये हमारे पास दो नॉन ओमिक मटेरियल्स हो गए। अब देखते हैं हम थर्ड वन। अच्छा, ग्राफ्स जो है ना, बेसिकली कोई फिक्स काउंटिंग नहीं होती। ठीक है। जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो आपका जब फाइनल एग्जाम पेपर देंगे तो डेफिनेटली उसमें हर चीज बैलेंस होगी। लेट सपोज अगर उन्होंने स्पीड टाइम ग्राफ में आपको बहुत डिटेल ग्राफ दे दिया, ठीक है, तो बाकी चैप्टर्स के क्वेश्चंस में ग्राफ बहुत डिटेल नहीं होगा। मतलब जर्नल हो सकता है 1 मार्क के लिए, लेकिन बहुत डिटेल नहीं होगा। लेकिन लेट सपोज अगर उन्होंने मोशन में ग्राफ इतना डिटेल नहीं दिया, तो मे बी वो फिर किसी और टॉपिक में जहाँ ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वहां पर उसे डिटेल दे दे। या हो सकता है पूरे पेपर में ग्राफ का क्वेश्चन ही ना आए, ये भी पॉसिबल है। तो इसमें कोई मतलब फिक्स लॉजिक हम अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि कंपलसरी नहीं है ऐसा मतलब ग्राफ देना। ठीक है। हाँ, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वहां पर कभी कभार एमसीक्यूज में भी जब हम करेंगे, अभी तो एमसीक्यूज का क्योंकि पेपर बाद में होता है इसलिए हमने उसको होल्ड किया है, लेकिन कभी कभी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आपको जब इंफॉर्मेशन निकालनी होती है ना, तो फिर हमें ग्राफ रीड करना ही नहीं आ रहा होता। ठीक है। इसलिए सब में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो हम पढ़ रहे हैं, ताकि क्वेश्चन आए या ना आए, लेकिन आपको रिप्रेजेंटेशन उसकी पता होनी चाहिए, क्योंकि उससे बहुत सारे आंसर्स मिलते हैं आपको। ठीक है। अच्छा, थर्ड कंपोनेंट है एलडीआर। ठीक है। अब एलडीआर भी जो है वो रेजिस्टर की ही एक कैटेगरी है, और ये बाकियों से डिफरेंट है अब, क्योंकि ये लाइट पे डिपेंड कर रहा है, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। ये लाइट पे डिपेंड करेगा। ठीक है। जिस तरह से आपने वो मूवीज और वीडियो क्लिप्स में देखा होगा कि कहीं पर सिक्योरिटी सेटअप होता है तो वहां पर लेजर लाइट्स का यूज किया जा रहा होता है, और मतलब वो लाइट्स ऐसी होती है इंफ्रारेड, वो इनविजिबल होती है। तो अगर आप उसमें से क्रॉस करते हो, वैसे आपको कुछ नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप जैसे वहां से पास करोगे तो वो लाइट को आप एक्चुअली क्रॉस कर लोगे। तो वो एलडीआर्स वहां पे लगे होते हैं, वो डिटेक्ट कर लेते हैं कि ये सिग्नल ब्रेक हुआ है बीच में, तो अलार्म बज जाता है। ठीक है। तो वो सारी चीजें होती है बेसिकली। और सिंपल एग्जांपल लेनी हो, आप रिमोट कंट्रोल यूज करते हो। आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जो स्मार्ट एलईडी टीवी या कोई भी आपके पास डिवाइस है, टीवी या उसकी जगह पर, तो आप जब रिमोट से उसका बटन प्रेस करते हो तो एलईडी या टीवी में भी लाइट ब्लिंक होती है, रेड या ब्लू कलर की। ठीक है। तो वो भी एलडीआर है, क्योंकि जब आप बटन प्रेस करते हो तो यहाँ से सिग्नल जाता है, वो रिसीव करता है, वो भी ब्लिंक करता है। ठीक है। तो वो भी एलडीआर्स होते हैं। अच्छा, अब इनकी रेजिस्टेंस कैसी होगी, क्योंकि ये भी रेजिस्टर है। इसकी रेजिस्टेंस भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लाइट इंटेंसिटी। तो ये कॉन्सेप्ट भी इनवर्सली है। अगर लाइट की इंटेंसिटी आप बढ़ाते हो, मतलब आप जैसे डे टाइम की बात कर रहे हो, तो डे टाइम में इंटेंसिटी हाई होती है, लाइट बहुत ब्राइट आपको नजर आती है, तो उस वक्त रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। ठीक है। और अगर आप इसे नाइट में देखोगे, तो नाइट
में डेफिनेटली मून की लाइट इतनी हाई इंटेंसिटी की नहीं होती सन जैसी, तो उस वक्त रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी, और ये ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट्स में भी यूज हो सकता है। ठीक है, और होता भी है। अब होता क्या है कि डे टाइम में, अच्छा ये मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल के तौर पे लिखवा रहा हूँ, वो जरूरी नहीं है कि पूछे, सिर्फ नाम पूछ सकते हैं कि कहाँ यूज होता है, लेकिन मैकेनिज्म नहीं पूछेंगे। सिर्फ आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल बता रहा हूँ। अगर आप लेट सपोज डे टाइम की बात करते हो, तो डे टाइम में हमें पता है कि इंटेंसिटी हाई है, क्योंकि सन है हमारे पास, लाइट का सोर्स। अच्छा, इंटेंसिटी हाई होने के साथ अब आपने क्योंकि एलडीआर में पढ़ा कि रेजिस्टेंस लो हो जाएगी, रेजिस्टेंस लो होने के बाद जो है वो वोल्टेज भी क्या होगा, वो लो हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो लैंप है वो ऑफ हो जाएगा, जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो ऑफ हो जाएंगी, क्योंकि जो उनका वोल्टेज उन्हें मिलना था, वो डिजायर्ड वोल्टेज हम उन्हें दे नहीं पाए। ठीक है, तो वो ऑफ हो जाएंगे लैंप। अब हम आएंगे नाइट में। नाइट में क्योंकि मून की अगर सिर्फ बात करें तो मून की कोई इंटेंसिटी इतनी खास नहीं होती सन के कंपैरिजन में। So the intensity would be lowered, resistance would be higher, and the volts would also be higher. So like यस, on. यस, सो रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, voltage will also be greater, and Oh, street okay. lights will automatically turn on, right? जिस तरह से आप देखते हो ना, बल्ब का वोल्टेज होता है 9 वोल्ट, 6 वोल्ट, तो जब तक उसे वो वोल्ट्स मिलेंगे नहीं, तब तक वो टर्न ऑन होगा नहीं। ठीक है, और जब उसे वो वोल्ट्स मिल जाएंगे वो टर्न ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा प्रोसीजर होता है जो हम फॉलो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एलडीआर। और लाइट्स में इसका मैकेनिज्म इस तरह से यूज किया जाता है। ठीक है, और दूसरी चीज ये कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर आप इसकी देखो, तो इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो इसकी भी सेम होगी, क्योंकि ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सिर्फ फैक्टर चेंज हो गया, मतलब पहले टेम्परेचर था, अभी जो है वो इंटेंसिटी है, तो सिर्फ फैक्टर चेंज हो गया, लेकिन ग्राफ इसका वैसा ही बनेगा, इनवर्स रिलेशन वाला, जैसे हमने पहले बनाया। ठीक है, इसमें भी आपके पास ये डिक्रीजिंग कर्व बन जाएगा, क्योंकि इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है, और इंटेंसिटी इंक्रीज होने के साथ साथ रेजिस्टेंस लो होती जा रही है। ठीक है, यहाँ तक भी आई होप किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था सेम, बस कॉन्सेप्ट चेंज हो गया इस बार। इस बार हम लाइट के रेफरेंस से देख रहे हैं, और रेजिस्टेंस के रेफरेंस से नहीं। ठीक है, इसके बाद वाला जो कंपोनेंट है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है, उसका काम भी बिल्कुल डिफरेंट है। और आपने क्वेश्चंस में देखा होगा कि आपको उसके क्वेश्चंस भी काफी नजर आए होंगे, जो कि आपको जिसने पहली बार पढ़ा नहीं है ये टॉपिक, उसके लिए क्वेश्चन मुश्किल भी होंगे। अच्छा, मैं बता देता हूँ आपको। अच्छा, ये इसका सिंबल होगा, आप यहाँ पे एरोज बनाओगे ताकि आप लाइट को शो कर सको। ठीक है, तो ये एलडीआर का सिंबल होता है। आपने रेजिस्टर बनाया अगेन, और उसके ऊपर 3 एरोज बना दिए, कहीं कहीं 2 एरोज भी होते हैं। ठीक है, आप 3 बना देना, 2 बना देना, आपकी चॉइस है। तो ये इसका सिंबल हो जाएगा। अच्छा, स्ट्रीट लाइट्स की जो मैं बात कर रहा था वो ये थी कि डे टाइम में क्योंकि सन होता है, अगर नॉर्मल डे की बात करें, रेनी सीजन की बात नहीं कर रहे क्योंकि उसमें सन अवेलेबल ही नहीं होता क्लाउड्स की वजह से, सनलाइट की इंटेंसिटी हाई होती है। ठीक है, मतलब डे टाइम में ब्राइटनेस बहुत हाई होती है। तो हाई इंटेंसिटी की वजह से अगर आपके पास स्ट्रीट लाइट्स को आप ऑटोमेटिक बनाना चाह रहे हो, आप उसमें एलडीआर लगा दो। ठीक है, आपने एलडीआर लगा दिया। अब एलडीआर क्या करेगा, वो देखेगा कि डे टाइम में इंटेंसिटी बहुत हाई है, रेजिस्टेंस को वो डिक्रीज कर देगा। अब जब रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है ना, तो वोल्टेज भी डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है वोल्टेज क्या होता है कि प्लस और माइनस।
इन दोनों एंड के बीच में, इन दो टर्मिनल्स के बीच में आप ये देखते हो कि कितना डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली। ठीक है, तो अगर रेजिस्टेंस कम होगी तो डिफरेंस भी कम होगा। ठीक है, क्योंकि फ्लो आपके पास स्मूथली हो रहा होगा। लेकिन अगर आपके पास रेजिस्टेंस हाई हो जाती है, जैसे कि नाइट में हो रहा है कि रेजिस्टेंस हाई हो गई, तो अब क्या होगा कि पॉजिटिव जो एंटर कर रहा है करंट और नेगेटिव साइड पर जो जा रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो जाएगा। और पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होने की वजह से जो लैंप है वो ऑन हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जो डिजायर्ड वैल्यू थी वोल्टेज की, वो मिल जाएगी उस लैंप को, और वो लैंप जो है वो टर्न ऑन हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से जिसमें लास्ट कंपोनेंट है, वो कंपोनेंट है डायोड। अच्छा, ये सबसे डिफरेंट है क्योंकि इसमें हम डायरेक्टली इन्वर्सली की बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि इसमें अगेन रेजिस्टेंस भी नहीं लिखा हुआ, तो ये बिल्कुल ही अलग है सबसे। इसका सिंबल कुछ ऐसा होगा, और इसका सिंबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज कम्पेयर टू बाकी सब सिंबल्स के, क्योंकि उनका काम सिंबल में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उनका फैक्टर इंपॉर्टेंट है, इसका सिंबल ही बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप इसमें देखो प्लस माइनस लिखा है, तो इसका मतलब इसकी स्पेसिफिक डायरेक्शन है। अब इसमें क्या होगा कि आप एक पॉजिटिव टर्मिनल देख रहे हो, एक नेगेटिव टर्मिनल देख रहे हो। पहले हम इसकी वर्किंग देखते हैं। डायोड का काम ये होता है कि वो करंट को सिर्फ एक डायरेक्शन में अलाउ करेगा। ठीक है, तो इसका बेसिक पर्पस ये है, इट अलाउज करंट टू फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली। अच्छा, ये एलईडी की तरह नहीं है बेसिकली। एलईडी में क्या होता है कि एलईडी में तो, हाँ सॉरी, एलईडी पूछ रहे हो आप, तो एलईडी में भी डायोड होते हैं, लाइट एमिटिंग डायोड। तो यहाँ पर आपने जो देखा, जो कंपोनेंट्स आजकल हम यूज कर रहे हैं और जो आपके पास बहुत सारी डिवाइसेस में यूज हो रहे हैं, तो वो डायोड्स होते हैं बेसिकली। ठीक है, अब वो डायोड्स इतने माइक्रो माइक्रो स्क्वायर टाइप कंपोनेंट्स होते हैं आपके सर्किट में, कि जिस तरह भी आपने एलईडी की एग्जांपल मेंशन की, तो अगर आप कभी एनर्जी सेवर को देखो या एलईडीज को देखो, तो जैसे आरजीबी स्ट्रिप्स आजकल बहुत यूज कर रहे होते हैं कंप्यूटर के साथ, तो उन आरजीबी स्ट्रिप्स में भी बहुत माइनर माइनर सी चिप्स नजर आती हैं आपको, तो वो बेसिकली डायोड्स होते हैं उनके साथ। ठीक है, तो बिल्कुल सही कहा आपने कि वो भी डायोड्स होते हैं, क्योंकि एलईडी का मतलब भी लाइट एमिटिंग डायोड होता है। ठीक है, तो इसका काम यही होता है कि करंट किसी एक डायरेक्शन में फ्लो करवाएगा। ठीक है, पहले हम इसको बेसिक देखते हैं, फिर मैं आपको उसके क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा कि क्वेश्चंस में ये किस तरह से इसके बारे में स्पेसिफिक आपसे पूछते हैं। अब लेट सपोज एक आपके पास डायोड सर्किट में यहाँ लगा है। ठीक है Yes, sir. जी, This changes AC to DC, right? एसी टू डीसी, बिल्कुल आप ऐसे भी कह सकते हो, क्योंकि एसी में तो दोनों डायरेक्शंस होती हैं, लेकिन ये सिर्फ एक अलाउ करेगा, तो ऑटोमेटिक एसी जो है वो डीसी में भी कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एक आपके पास एग्जाम्पल ये आ गई। ठीक है, और इसी के कंपैरिजन में आप एक और एग्जाम्पल लेते हो अगर, फिर से सेम डायोड है। ठीक है, और सर्किट को कंप्लीट करते हैं हम। ठीक है, सर्किट कंप्लीट हो गया, और अब इसमें आप दोनों में डिफरेंस क्लियरली देख रहे होगे कि दोनों के बैटरी टर्मिनल्स अलग अलग लगाए हैं हमने। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, क्योंकि स्मॉल लाइन हमेशा माइनस को शो करती है, ये भी आपको पता होना चाहिए।
और बड़ी लाइन जो होगी वो हमेशा पॉजिटिव को शो करेगी। और जब डबल डबल लाइंस बनाते हैं इसका मतलब है दो सेल्स लगे हुए हैं, ठीक है। लेकिन वो अभी फिलहाल हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी हम मेन किसी और चीज को फोकस कर रहे हैं। तो आपने फर्स्ट वाले में देखा कि प्लस पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट है, लेकिन सेकंड वाले में पॉजिटिव से नेगेटिव कनेक्ट है, ठीक है। बिल्कुल सही। और आपके पास बहुत क्लियर सा इसमें लॉजिक आपको पता चल रही है कि यहाँ पर जो है वो ये लैंप ऑफ ही रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पर करंट फ्लो ही नहीं कर पाएगा। और ये वाला लैंप जो है वो टर्न ऑन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ पे करंट जैसे फ्लो करने की कोशिश करेगा, एक तो उसका सर्किट यहाँ से यहाँ तक तो चला गया, यहाँ तक भी आ गया। अब यहाँ पर आकर वो ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि इसको यहाँ पे नेगेटिव मिल रहा है, ठीक है। तो ये इनकम्प्लीट सर्किट सा रह जाएगा और फर्स्ट वाला कंप्लीट हो जाएगा। तो डायोड का ये पर्पस होता है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा कॉम्बिनेशन उसमें हो रहा होगा कि वो ऑपोजिट काम करना चाहे, तो वो उसे करने ही नहीं देगा, क्योंकि अलाउ नहीं होगा वहां पे डायरेक्शन को फ्लो करना। और वो जब डायरेक्शन अलाउ नहीं होगी तो करंट आपके पास दूसरे एंड से फ्लो ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो जो फर्स्ट डायग्राम है, इस फर्स्ट डायग्राम के लिए नाम दिया जाता है इस प्रोसेस को फॉरवर्ड बाइसिंग, या आप इसे फॉरवर्ड बाइस सर्किट भी कह सकते हो। मतलब ये नॉर्मल सर्किट की तरह चलेगा, ठीक है। इसमें करंट फ्लो करेगा और जीरो रेजिस्टेंस होगी। करंट की अगर बात की जाएगी, करंट फ्लो करेगा और रेजिस्टेंस जो होगी वो जीरो होगी। इसी के कंपैरिजन में अगर आप सेकंड सर्किट देखो, सेकंड सर्किट जो है वो, हाँ अगर तो सेम एंड्स कनेक्ट है पॉजिटिव पॉजिटिव फिर तो सही है। लेकिन अगर ऑपोजिट एंड्स कनेक्ट है, सिंपल आप ऐसे याद रखो, तो फिर आपका सर्किट काम नहीं करेगा, क्योंकि वो रिवर्स बाइस है। अच्छा, रिवर्स बाइस में एक और चीज मैं आपको बताऊं, कि इसके बारे में अक्सर वो कहीं कहीं सेंटेंस में यूज करते हैं कि करंट तो यहाँ पर है ही नहीं, करंट जीरो है। लेकिन रेजिस्टेंस के बारे में एक टर्म यूज होती है, इनफाइनाइट, ठीक है। अब इनफाइनाइट का वर्ड इसलिए लिखा जा रहा है यहाँ पर क्योंकि आपका सर्किट है इनकम्प्लीट। जब एक चीज कंप्लीट ही नहीं है तो उसके बारे में आप, ठीक है। क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता कि सर्किट कंप्लीट कैसे होगा, इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स लगेंगे, और उन कंपोनेंट्स का जब तक आइडिया नहीं होगा, तो आप ये नहीं बता पाओगे कि रेजिस्टेंस कितनी है, ठीक है। मतलब मैं आप एक ब्रिज है, वो ब्रिज अभी आधा कंस्ट्रक्ट हुआ है, ठीक है। तो अब आपसे कोई पूछेगा कि मतलब अभी ये इतना कंस्ट्रक्ट हुआ है, अभी बाकी कंस्ट्रक्ट होने में से कितना टाइम लगेगा, या आप ऐसे कह लो कि इस पे टोटल बाकी कॉस्ट कितनी आएगी, तो आप कंप्लीट बता नहीं पाओगे, ठीक है। क्योंकि आपको नहीं पता कि आगे का वर्किंग जो है इसका प्रोसेस कैसा होगा, ठीक है। क्योंकि उन्होंने आधा बनाकर छोड़ दिया, बाकी आधा पता नहीं बनेगा नहीं बनेगा, तो आप श्योर नहीं होते। इसी तरह से यहाँ पे सर्किट जो है वो इनकम्प्लीट है, क्योंकि करंट डायोड तक गया, उसके बाद रुक गया। अब आपको नहीं पता कि करंट फ्लो करता जब, तो हमें पता चलता कि कितना ईएमएफ था, वोल्टेज कितना गया, करंट कितना गया, तो रेजिस्टेंस हम फाइंड आउट कर पाते। तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट यहाँ पर बस इतना सा है कि सर्किट इनकम्प्लीट है, इसलिए आप रेजिस्टेंस की वैल्यू बता ही नहीं पाओगे, ठीक है। क्योंकि एक चीज कंप्लीट ही नहीं है, तो उसके बारे में हम वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर लें। तो ये सिंपल सा आइडिया होता है आपके पास डायोड का, ठीक है। कोई क्वेश्चन किसी का यहाँ तक? ठीक है, यहाँ तक किसी का क्वेश्चन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, अच्छी बात है। अब हम ये कि इसके क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। जो पास पेपर्स के हम क्वेश्चंस कर रहे थे टॉपिकल्स, उसे हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ताकि हम इसे देख पाए कि बाकी डायोड्स वाले क्वेश्चन भी हम इसमें अब कर सकते हैं, क्योंकि अब हमें पता चल गया कि उस डायोड की वर्किंग क्या थी, ठीक है। अब हम वो वर्किंग देखते हैं डायोड वाले क्वेश्चन की।
अच्छा, एक ये वाला क्वेश्चन था जिसके बारे में हम उस दिन बात कर रहे थे कि ये डायोड के साथ है, डायोड पहले हमें पढ़ना होगा, उसके बाद हम ये सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब इसमें मार्किंग तो हमने पहले से कर ली थी, क्योंकि वो एक जर्नल सा आइडिया था, वो हमें पता चल रहा था कि जहाँ से पॉजिटिव है वहां से करंट फ्लो करेगा। अब उन्होंने क्वेश्चन ये पूछा है यहाँ पर कि ये जो वोल्ट मीटर यहाँ लगा हुआ है, एक ही लगा हुआ है पूरे सर्किट में, इसकी वैल्यू कितनी शो करेगा ये। ठीक है। एक बार सर्किट को दोबारा आप देखो। अगर हम टॉप से इसको स्टार्ट करें, तो टॉप से 12 वोल्ट का मेन ईएमएफ लगा हुआ है। ठीक है। यहाँ से करंट गया, एमीटर से आया, उसके बाद ये I1 जो मैंने लिखा है, इसका मतलब है ये ऊपर चला गया, कुछ कुछ नीचे चला गया। ठीक है। ये I2 नीचे की तरफ चला गया। अब थोड़ा सा आगे जाने के बाद इस पॉइंट पे अगर हम देखें, तो इस पॉइंट पर आने के बाद ये फिर से दो जगह डिवाइड हो गया। ठीक है। एक ऊपर चला गया, एक नीचे चला गया। खैर, चला तो गया। अब क्या हुआ कि आगे यहाँ पर आप अगर डायोड देखो, ये वाला, तो क्या ये करंट को आगे फ्लो करवाएगा या नहीं। इसको हम कह लेते हैं डायोड 1, ताकि हम आइडेंटिफाई कर पाए इजीली। तो हमने लिखा है D1 यानी डायोड 1। तो ये जो डायोड 1 है, ये इजीली करंट को फ्लो करवा सकता है। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चलता आ रहा था यहाँ पर, और वो पॉजिटिव इसके पॉजिटिव के साथ आकर कनेक्ट हो गया। तो यहाँ से आप देखो कि करंट फ्लो मैंने आगे करवा दिया। ठीक है। लेकिन जो दूसरी तरफ से अगर हम आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये जो D2 है, इसने कर दिया करंट को ब्लॉक। ठीक है। यहाँ पर आके करंट हो गया ब्लॉक, क्योंकि इसकी ये नेगेटिव साइड है, ये पॉजिटिव साइड है। तो यहाँ से करंट जो है वो अब फ्लो नहीं हो पाएगा। ठीक है। यहाँ पर हो गया ये ब्लॉक। इसका मतलब है इस रेजिस्टर में से ये जो 12 वोल्ट की बैटरी है, इसका कोई करंट पास नहीं हो पाया अभी तक। ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अच्छा, डायोड पोजीशंस मैं आपको बता देता हूँ। एक को हम यहाँ पर, अच्छा D1 को यहाँ पर मैंने ये लाइट ब्लू से कलर फिल कर दिया। ठीक है। इसका पॉजिटिव नेगेटिव आप देख सकते हो, इसका नेगेटिव यहाँ है, पॉजिटिव यहाँ है। और दूसरा जो डायोड है वो ये रहा। अच्छा, पॉजिटिव नेगेटिव कैसे पता चलेगा। पॉजिटिव ऐसे पता चलता है कि जो बैक साइड है, ठीक है, अच्छा जहाँ पे टिप है ना वो नेगेटिव है, और जहाँ पर बेस बनी हुई है वो पॉजिटिव है। ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने बनाया भी कि जहाँ बेस थी बैक साइड वाली, वहाँ पॉजिटिव था, और जहाँ उसका नोज है या उसकी टिप कह लो आप, वो नेगेटिव है। तो अगर प्लस के साथ प्लस ऐड हो रहा है, ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देखो कि ये पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव फ्लो करता हुआ आ रहा है, ये पूरी रेड लाइंस, और आया यहाँ पर पॉजिटिव के साथ मर्ज हो गया। ठीक है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक्सेप्ट हो गया। ठीक है। लेकिन जब ये आया दूसरे डायोड की तरफ, यहाँ पर, तो यहाँ पर इसको मिला नेगेटिव। अब नेगेटिव ने इसे रिजेक्ट कर दिया। ठीक है। और नेगेटिव ने जब इसे रिजेक्ट कर दिया, तो इसका मतलब है यहाँ पे करंट हो जाएगा 0। क्लियर हो गया। किसी का कोई क्वेश्चन या कंफ्यूजन यहाँ तक। No, sir. ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक ट्विस्ट और भी है। अच्छा, इसमें अनलाइक और लाइक चार्जेस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है। इसलिए मैं नाम है वो टर्म यूज कर रहा हूँ कि अनलाइक और लाइक चार्जेस। ये बिल्कुल उसी तरह है कि जब आप देखते हो कि आप सर्किट में या रिमोट कंट्रोल में सेल्स लगा रहे हो, तो सेल्स में जहाँ पॉजिटिव होता है वहां पॉजिटिव ही लगाते हो। वो इस बात की इंडिकेशन होती है कि यहाँ पे पॉजिटिव कनेक्ट करना है। ठीक है। डायोड के पास अपना भी कोई चार्ज नहीं है, ना डायोड चार्ज दे रहा है, वो सिर्फ एक ब्रिज है जो करंट को फ्लो करवाएगा। ठीक है, एक डायरेक्शन में। तो इसको मिक्सअप नहीं करना आप। डायोड का कोई चार्ज नहीं है। अगर कुछ ऐसा होता तो हम लिखते कि डायोड का अपना ये चार्ज है, वो इसको रिपेल करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक ब्रिज है जो कि आपको ये बता रहे हैं कि पॉजिटिव यहाँ कनेक्ट करो, नेगेटिव यहाँ कनेक्ट करो।
जैसे फोन में चार्जिंग जैक अलग होता है और आपके हैंड फ्रीज का जैक अलग होता है, और दोनों के लिए अलग अलग पोर्ट्स बनाई जाती हैं डिफरेंट, ताकि आपको पता हो कि किसको कहाँ कनेक्ट करना है। ठीक है, उन उसमें आपको हैंड फ्री में कुछ ऐसा नहीं होता कि जो चार्ज आगे सप्लाई कर रहा हो वो फोन की जो एनर्जी है उसी से साउंड उसका प्ले होता है, तो एनर्जी उसको फोन से ही मिलती है। हैंड फ्री में अपनी कोई एनर्जी या कोई अपनी चार्जिंग नहीं होती। ठीक है, अब इसमें आते हैं हम दूसरी बैटरी पे। अब यहाँ पर एक और बैटरी गिवन है, ठीक है, ये वाली। अब आप ये 3 वोल्ट को देखो, ये 3 वोल्ट दूसरी साइड से करंट को फ्लो करवा रहा है। ठीक है, इसका करंट फ्लो कर रहा है यहाँ से। अब इसका प्लस यहाँ पर गया, मैंने आई बी इसलिए लिख दिया कि जो बैटरी, या आप कह लो बी बैटरी है या बैटरी नंबर 2 है, ये वहां से करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब ये करंट यहाँ पर आएगा। ठीक है, यहाँ पर भी आई बी आएगा, और यहाँ पर भी आने के बाद अब ये दो जगह डिवाइड हो जाएगा फिर से, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ठीक है,